हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और आज हमारे साथ उपस्थित हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हिमांशु त्रिपाठी जी, जो कि अभी रिसेंट में पिछले साल जो है यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लिए हैं। तो आज हम चल रहे हैं इनसे बात करने हर एक टॉपिक पे, किस तरह से इनका इंटरव्यू कॉल आया था, कब इनका इंटरव्यू हुआ था, कब जो है इनको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कहा गया था। तो सारी चीज़ों को हम विस्तार से इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो हिमांशु जी, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं हिमांशु शेखर त्रिपाठी अभी शोध छात्र हूँ रसायन विज्ञान विभाग में और जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ है इसमें। जी। तो मतलब लोग ये जानना चाह रहे हैं हिमांशु जी कि मतलब आपका जो कॉल लेटर है वो कितने दिन पहले आपको मिल गया था जो इंटरव्यू से? ये फॉर्म जब हम अप्लाई किए थे तो उसके 1 महीने बाद मेरा जो है, जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद मेरा अच्छा इसका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया था। अच्छा, तो मतलब उस टाइम तो आपका रिटर्न वगैरह हुआ था, तो इसलिए जो है ये प्रोसेस था। लेकिन कुल मिला के इस बार 10-15 दिन में आ जाने चाहिए। वही कि जब रिजल्ट तो पहले से डिक्लेयर है, जितने लोगों का आना है जैसा भी है, तो 15-20 दिन में मुझे लग रहा है जब फॉर्म फाइनल सबमिट सबका हो जाएगा 15-20 दिन बाद इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगी। जी। तो इंटरव्यू जैसे कॉल लेटर आया था तो उसके कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू हो गया था? मतलब इंटरव्यू के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। कम से कम 1 हफ्ता तो मिलेगा ही लोगों को। 1 हफ्ता, हाँ 1 हफ्ता रहता है कि उसमें भी फिर रैंकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग सबको। जैसे पहले टॉप से फिर नीचे जाते हुए तो 5-6 दिन इंटरव्यू भी होता है। लेकिन स्टार्टिंग में 1 हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा, जैसे जो रेट वाले हैं और रेट एग्जेम्प्टेड वाले हैं, तो उनका अलग अलग दिन पे इंटरव्यू होता है या फिर सेम डे में इंटरव्यू? नहीं, हमारे में तो पैरेलल ही चल रहा था। अच्छा। हाँ, सब लोगों का एक ही साथ हो रहा था। कुछ लोगों का हुआ पहले उसी दिन एग्जम्प्टेड वाले भी और रेट वाले भी, जैसे टॉप के जितने लोग थे 30 लोगों का हुआ था। तो एग्जम्प्टेड और रेट दोनों लोग। और हमारे उस समय तो ये दिक्कत हो गई थी कि एग्जम्प्टेड वाले जो लिखना था प्रपोजल जी, तो उसमें बहुत लोग क्वालिफाई ही नहीं हो पाए थे। तो उनकी एग्जम्प्टेड वाली सीट ही समझ लीजिए कि वो बेकार हो गई थी। तो हमारे लेकिन चला था सब पैरेलल ही। नहीं, जैसे हमारे में क्या था कि हमारा रेट का अलग दिन हुआ था, एग्जेम्प्टेड वालों का अलग दिन हुआ था। ये तब हुआ होगा प्रॉपर कई लोग उस टाइम ऐसा रिसर्च प्रपोजल वाला कोई सीन नहीं इसमें था। 40 लोगों का शायद एग्जेम्प्टेड में 40 सीट थी, उसमें 15-16 लोग क्वालिफाई ही हुए थे एग्जेम्प्टेड वाले में। अच्छा। प्रपोजल में ही उतना नंबर नहीं लिख पाए थे। तो इस बार भी अगर मतलब लोगों को रिसर्च प्रपोजल बना के लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, तैयार करके किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए? प्रपोजल तो हाँ बना के ले आएंगे तो इससे प्रॉफिट ये होता है कि जो प्रपोजल आप बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे ज़्यादा आपके जिस पे कॉन्फिडेंस रहेगा जिस टॉपिक पे, उसी पे बनाएंगे। तो जब ले जाएंगे प्रपोजल तो उसी टॉपिक से आसपास कुछ उसी से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसे जनरल कुछ भी दे देंगे तब फिर पूरा केमिस्ट्री ही है, या फिर जो सब्जेक्ट जिनका रहेगा वो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है पूरे सिलेबस से पूछेंगे। और स्पेसिफिक किसी भी चीज़ पे बनाएंगे तो उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेंगे तो आसानी होगी जवाब देने में। तो आपका इंटरव्यू कैसा, मतलब आप इंटरव्यू देने गए थे तो मतलब क्या मतलब वहाँ का प्रोसेस था, कैसे मतलब इंटरव्यू वहाँ पे हो रहा था? इंटरव्यू मेरे पास कॉल लेटर आया था, इंटरव्यू आपका होगा, तो उससे इस पे ऑनलाइन ही था, तो उस पर निकालना था। उसमें सबके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे रैंक के अकॉर्डिंग था कि इस डेट में आपको आना है। जी। तो उस डेट में फिर हम डिपार्टमेंट में आए, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किए कि आ गए हैं। फिर जैसे इंटरव्यू पैनल पे जब इंटरव्यू का टाइम आया तो उस समय हम गए थे, तो पैनल वाले सब क्वेश्चन अपना जो भी पूछे, फिर पूछने के बाद चल गए। तो मतलब ये मेल पे आया था या आपको जो जहाँ पे आप फॉर्म भरे हैं वहाँ पे जो है डाउनलोड किए थे वहाँ से? नहीं, ये तो हम फॉर्म जहाँ ये बीएचयू का पोर्टल है वहाँ से हमको कॉल लेटर वहाँ से मिला था। तो पता कैसे चला कि कॉल लेटर आ गया है? वो हमारे पास मैसेज आया था। अच्छा, मैसेज या मेल आप लोगों के पास जाएगा? उसी से वो जाता है, तो उसी से फिर जी। तो इंटरव्यू पे कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्या तैयार करके आए, या जैसे जाते हैं तो इंट्रोडक्शन लेते हैं तो मतलब क्या कैसे? उसमें इंटरव्यू में जहाँ तक मुझे वो लगता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तो ठीक ही है, इंटरव्यू का एक पर्पज होता ही है, लेकिन आप अपने में कितना कुछ दे रहे हैं, रिप्रेजेंट अपने आप को कैसे कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी वो मायने रखती है। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं भी आती हो, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में या कुछ गलत बोल दें, ना बता पाए। मतलब जैसे जिस पे 100-60 है, एक तो इंटरव्यू लेने वाले प्रोफेसर हैं, तो ऑब्वियस बात है 25-30 लोग बैठे रहते हैं उसमें लेने में,
तो ऐसा तो नहीं है कि आएगा ही नहीं उनको, गलत जवाब दे के आप बच के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो नहीं आता है उस पर सॉरी सर इसको हम देख बोल लेंगे, के हमको ऐसा नहीं बोल आता, के फिर वो भी ठीक है, कोई हम बात देख नहीं। लेंगे जाके, इसको हम आगे चल के फिर और अच्छे से देख लेंगे। हाँ, इस पे अभी उतना नॉलेज नहीं है या फिर मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ भी कह के आगे बढ़ जाइए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसमें बता ले जाइए। जैसे क्या ये भी बोलते हैं कि मतलब आप क्या पढ़ के आए हैं, ऐसा भी कई बार होता है। हाँ, तो जैसे अब नहीं ये बता तो पा होता रहे है जैसे लगातार एकदम कोई क्वेश्चन ही नहीं बता पा रहे हैं, तो पूछते हैं कि अच्छा किस टॉपिक पे आपको मतलब कमांड है, क्या पढ़ के आए हैं, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन वो जनरल जब एकदम हाँ, जब आप नहीं बता पाते हैं, दो चार क्वेश्चन आप लाइन से नहीं बता पाए, हाँ, तो तब ये ऐसा कह देते हैं। नहीं तो इन जनरल जो रिसर्च अपना प्रपोजल बना के ले गए हैं उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हर उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जैसे अब हम अपना कर दें तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये ठीक ठाक टॉपिक है। तो इसमें चाहे आप जो भी बना के ले जाएंगे, कहीं भी डेटा होगा तो उसका डेटा आप थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए, या फिर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं थोड़ी बहुत वो ध्यान दे दीजिए। अच्छा, तो गाइड कैसे अलॉट होता है यहाँ पे, मतलब आप के इंटरव्यू का रिजल्ट आया होगा? इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद एक होता है डिपार्टमेंट आना पड़ता है, डिपार्टमेंट में बुलाया जाता है। तो वैसे होता है जनरली, तो जिनके अंडर में लेना है, आपके गाइड जो भी हो, जिनके अंडर में आपको, जिनके काम में आपको इंटरेस्ट हाँ, जिसमें अब देख लेंगे उसमें टीचर है, किस पे काम करा रहे हैं या क्या इनकी एक्सपर्टीज है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको इनके पास जाना है। फिर उसके बाद जाके प्रोफेसर से पहले ही मिल लीजिए, रिजल्ट आने के बाद हाँ, जब हो गया कि हाँ आपका एडमिशन हो गया है, तो आप प्रोफेसर के पास जाके मिल लीजिए कि हाँ ऐसा है, मेरा एडमिशन हुआ है, मैं आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ। और प्रोफेसर भी जो होते हैं वो मेल कर, सबसे इन जनरल होता है कि मेल कर दीजिए उनके पास, मतलब जैसे मेल ही उसका सही तरीका होता है। हाँ, उनके पास देख लीजिए, वो साइट पे BHU के मिल जाएगा। तो उस पे जब आप मेल करेंगे तो वो टाइम दे देते हैं, मेल का जब रिस्पांस करेंगे कि आप इतने टाइम पे आके हमसे मिल लीजिए। या फिर अगर उनके अंडर में सीट नहीं है तो इसका भी मेल में रिप्लाई कर देते हैं कि हमारे पास पर्याप्त लड़के हैं, सीट अवेलेबल नहीं है, अभी अवेलेबल जब होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, या ऐसा कुछ करके मेल कर देंगे। नहीं तो अगर रहती है तो वो टाइम देते हैं कि आप आके मुझसे इतने टाइम पे आके मिल लीजिए। फिर जाएंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस होगा, अगर उनको समझ में आया तो बोल देंगे हाँ ठीक है। फिर होता है एक बार सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस समय कंसेंट लेटर होता है, जिस प्रोफेसर के अंडर में आप जाने वाले हैं उसका कंसेंट लेटर, तो वो प्रोफेसर से ले जाएंगे, किस पे रिसर्च करना है, सब कुछ करना है, वो उसी में सब डाल के टॉपिक लिखेगा और अपना नीचे साइन की हाँ इस पे हम इनके ये सुपरवाइजर हम है, किसी को सुपरवाइजर कोई है तो उसका भी नेम उसमें मेंशन कर देंगे। नहीं तो ये कंसेंट लेटर साइन होके फिर आप सबमिट कर दीजिए, फिर एडमिशन आ जाएगा। और जैसे जिन लोगों को, जो लोग नहीं बात कर पाते हैं या उनको नहीं समझ में आता है किस टीचर से बात करें, तो फिर उनके साथ क्या होता है? अब नहीं होगा तो जिनके अंडर में फिर वो वही रैंडम फिर सब जिनको चुनना है, जिनके अंदर बची होंगी सीटें उनको अलॉट कर देंगे। उनको मतलब अगर आपको इंटरव्यू में आ गया, फीस पेमेंट सबसे पहले आती है पोर्टल पे, तो फीस पेमेंट, अगर फीस पेमेंट हो गई है मतलब हो गया, तो एडमिशन हो गया है, आपको कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई प्रोफेसर, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। मतलब ये नहीं होगा कि अब गाइड नहीं चाह रहा है तो आप बाहर हो जाए। लेकिन यही है कि फिर आपकी अब हो सकता है आपकी एक्सपर्टीज किसी दूसरे चाहते हो, किसी दूसरे पे रिसर्च करना, और उससे रिलेटेड जितने गाइड हैं वो सब लोग ले लिए हैं अपने जी, तो ये दिक्कत होती है। फिर आप हैं दूसरे टॉपिक पे रिसर्च करना होगा 5 साल, तो इसमें ये सब्जेक्ट हाँ दिक्कतें आएंगी जी। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे जो बच्चे JRF नहीं है उनको क्या फेलोशिप मिलती है, क्या सुविधाएं उनके लिए यहाँ पर है? वो एक नॉन नेट फेलोशिप है, यूनिवर्सिटी देती है, वो 8,000 रुपया। अच्छा अच्छा, तो वही फेलोशिप पर मंथ 8,000 रुपया। तो 8,000 में गुजारा चल जाएगा मतलब बच्चों का यहाँ? अब 8,000 में मुश्किल तो होगा ही। अगर वो हॉस्टल अलॉट करा लें तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। हाँ, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तो कम से कम 3,000-4,000 रुपया जो रूम रेंट है हर महीने, 4800 लगभग पूरे साल भर का। हाँ 4800 रुपया साल भर का, यहाँ 1 महीने 2 महीने में इतना लग जाएगा। सही बात, तो मतलब उनको रिलीफ हो जाएगा। दूसरा फिर आने जाने में, चूंकि कई जगह ऐसे BHU के अंदर हॉस्टल है तो अपने डिपार्टमेंट से आसपास जितने भी हॉस्टल बने हुए हैं
वो सारे अपने ऐसे रख के कि जैसे आर्ट फैकल्टी के हॉस्टल हैं, बिरला वगैरह हैं, वो तो आर्ट आर्ट के फैकल्टी के पीछे हैं। नज़दीक। हाँ, जी, जी। इधर साइंस फैकल्टी के ब्रोचा हो गया और ये सब अय्यर वगैरह, ये साइंस फैकल्टी के एकदम नज़दीक, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हॉस्टल मिल जाता है तो आने जाने में भी जो खर्चा नहीं लगेगा, बाहर रहेंगे तो वो बच जाएगा। दूसरी चीज़ ये फिर खाने पीने के लिए थोड़ा सा जो दिक्कत होती है बाहर, तो यहाँ ये सब व्यवस्थित रहता है, ठीक व्यवस्था रहती है। इन सब मामलों में हॉस्टल मिल जाएगा थोड़ा सा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है? मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस यही है कि जब आप एडमिशन ले लेंगे तो एक तो उसमें भी फॉर्म आता है, फॉर्म में भरवाते हैं एक हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, हॉस्टल वो तो यहाँ जब आप आएंगे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए तो उसमें ही यस नो होता है। जी। फिर उसके बाद 100% स्टूडेंट को हॉस्टल तो मिलता नहीं है। तो जितने वो रैंकिंग के हिसाब से, जी। जैसे किसी सब्जेक्ट में 20 सीटें हैं तो टॉप 20 बच्चे जो भी होंगे उनको मिल जाता है। बॉयज़ में थोड़ा, गर्ल्स में थोड़ा ज़्यादा, सभी को लगभग मिल जाता है। बॉयज़ में थोड़ा हॉस्टल अभी कम है। जी। तो उसमें कुछ बच्चों को मिलता है। जैसे जेआरएफ वाले नहीं चाहते हैं हॉस्टल, तो उनकी जगह मतलब जेआरएफ वाले जितने भी हैं वो नहीं चाहते, वो ऑब्वियस सी बात है, उनको एचआरए फिर कट जाएगा। वही एक रूम में 2 लोगों को रहना होता है। हाँ, एक रूम में 2 लोगों को रहना, ये भी समस्या है। फिर उसके बाद ज़्यादातर सारे हॉस्टल में 1 में 2 ही हैं, सिंगल सीटेड बहुत कम कुछ होंगे। जी। बाकी सब डबल सीटेड हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है। फिर वो जाके 6,000 रुपया में बढ़िया फ्लैट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पूरे टॉपिक में अपनी बातों को शेयर करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपने हम लोगों के लिए इतना समय निकाला। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर। हर हर महादेव।